वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जिसे हम कहते हैं डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ये जो इक्वेशन है ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। डिब्बाई-हुक्कल इक्वेशन मिली है हमें डिब्बाई-हुक्कल थ्योरी से, जो 1923 में दी गई थी। उसके बाद में 1926 में इस थ्योरी को मॉडिफाई किया, इसको एक्सटेंड किया ओहन-सागर ने, और इक्वेशन एक बनी वहां पे जिसे हम कहते हैं डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन। अब ये जो डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन और थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं उनके आयन्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक रहते हैं। मैं आपको पहले एक बात याद दिलाता हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कहते हैं कि वहां पे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन करने से वहां पे नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाते हैं क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करेंगे, वहां पे ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज्ड रहता है, तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वहां पे तो डिसोसिएशन नहीं बढ़ता, वहां पे तो डिसोसिएट होता है। फिर डाइल्यूशन करने से क्या होता है, तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है वो हमें समझाता है डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहती है, नंबर ऑफ आयन्स कम रहते हैं। इसलिए नंबर ऑफ आयन्स कम होने की वजह से जो आयन्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, दूर दूर, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स कम बनेंगे तो एक आयन इधर रहेगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो यहाँ पे इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो होगी वो भी कम होगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन बहुत ही ज्यादा होती है किसी भी कंसंट्रेशन पे, इसलिए नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि वहां पे जो आयन्स होंगे वो होंगे क्लोज टुगेदर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आमने सामने होंगे। इसकी वजह से वहां पे इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी। अब अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी स्पीड इस पे डिपेंड करेगी और इसकी स्पीड इस पे डिपेंड करेगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दूर दूर आयन्स है तो स्पीड जो है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसलिए अगर हम यहाँ पे डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे डाइल्यूशन करेंगे तो ये आयन्स दूर दूर होंगे तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगी और स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? तो स्पीड बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी दूर दूर होते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है वो एक्सप्लेन करता है आर्हेनियस थ्योरी, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे आप आर्हेनियस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे और एक थ्योरी, एक नई थ्योरी और इक्वेशन दी गई थी जिसे हम कहते हैं डिब्बाई-हुक्कल थ्योरी, और वहां पे जो इक्वेशन दी गई थी वो है डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन। क्लियर? अब डिब्बाई-हुक्कल थ्योरी क्या है और डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है डिब्बाई-हुक्कल-ओहन-सागर थ्योरी या इक्वेशन का, वो है कि आयन्स में आपस में इंटरेक्शन रहती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए नजदीक नजदीक आ जाते हैं। इंटरेक्शन की वजह से ये आयन इस आयन पे की स्पीड पे फर्क डालेगा, यानी इस पे इफेक्ट डालेगा, और इस आयन की वजह से इस आयन की जो स्पीड है वो इफेक्ट होगी। क्लियर? अब ये जो स्पीड पे एक आयन का दूसरे आयन पे इफेक्ट होना या असर होना, उसे हम कहते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन इफेक्ट। क्लियर? अब ये इंटर आयनिक इंटरेक्शन इफेक्ट किस तरह से स्पीड कम कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से इफेक्ट्स और आ सकते हैं इसमें से, ये चीज मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सपोज मेरे पास में एक पॉजिटिव आयन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहां पे पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द या उसके आसपास बहुत सारे नेगेटिव आयन्स होंगे जो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह से नेगेटिव आयन की तरफ भी पॉजिटिव आयन्स अट्रैक्ट होंगे, तो वहां पे ऐसे आयनिक स्फीयर्स बनेंगे बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन। ये जो आयनिक स्फीयर्स हैं, दीज आर सिमेट्रिकल आयनिक स्फीयर्स। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो आयनिक इंटरेक्शंस रहती है ये नॉन डायरेक्शनल रहती है। नॉन डायरेक्शनल मतलब एक पॉजिटिव आयन अपने चारों तरफ किसी भी आयन को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह डायरेक्शनल नहीं रहता। यहां तक तो समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
आयन रहता है उसकी मोबाइलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी वो आराम से आज़ादी से नहीं घूम सकता। वो इन पे डिपेंड करेगा जो इसके इर्द गिर्द है, वो उसको बाहर जाने देंगे कि नहीं देंगे। इस तरह से नेगेटिव आयन भी पॉजिटिव आयन्स पे डिपेंड करेगा। अब आयनिक मोबाइलिटी को हम दिखाते हैं म्यू से। म्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, यानी जितना आयनिक मोबाइलिटी ज्यादा होगी उतना मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबाइलिटी यानी म्यू। अब आयनिक मोबाइलिटी जो है ये हमने देखा कि इट इज रिटार्डेड बाय अदर आयन्स, अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। और अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स दो इफेक्ट्स करते हैं और इसके अलावा और एक इफेक्ट आता है। सो वी कैन से इन टोटल जो आयनिक मोबाइलिटी है ना वो 3 इफेक्ट से कम हो सकती है, रिटार्ड हो सकती है। उसमें से जो पहला इफेक्ट है, यानी अगर आयनिक मोबाइलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। अब आयनिक मोबाइलिटी कैसे कैसे कम हो सकता है, तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला जो इफेक्ट है उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, या कहते हैं हम इसे रिलैक्सेशन इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या है? सपोज मेरे पास में एक पॉजिटिव आयन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द जो है ना इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन होंगे और एक स्फीयर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक आयनिक स्फीयर। लेकिन जब मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को, इस सोल्यूशन को पानी में इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, पॉजिटिव आयन जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव आयन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। अब जब पॉजिटिव मूव हो रहा होगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। इसके पीछे जो ये यहाँ पे ये रहेगा, ये जो इधर जा रहे हैं इसकी तरफ, जो पीछे की तरफ आ गए ये आयन्स, जो यहाँ पे डिसरप्ट हुआ ये स्फीयर, इस डिसरप्टेड स्फीयर की वजह से एक तरफ आयन्स ज्यादा हो गए और दूसरी तरफ खाली हो गए। ये देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये आयन्स की जो अट्रैक्शन होगी इस पॉजिटिव आयन के लिए वो इस तरफ ज्यादा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट साइड की जो अट्रैक्शन है ये नेगेटिव आयन्स की, ये इस पॉजिटिव आयन को ड्रैग बैक करेंगे, यानी पीछे खींचेंगे, इसको जल्दी इधर जाने नहीं देंगे। मान लीजिए कोई आदमी भागना चाहता है लेकिन इसको ये पीछे से पकड़ रहे हैं, स्मॉल अट्रैक्शन है, मान लो छोटे छोटे बच्चे पकड़ रहे हैं इसको, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव आयन जो होंगे उनमें भी ऐसे ही होगा, नेगेटिव आयन में भी ऐसे ही होगा, पॉजिटिव आयन में भी होगा ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब जो सिमेट्रिक स्फीयर था इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एसिमेट्रिक बन गया। इस एसिमेट्रिक आयनिक स्फीयर की वजह से भी यहाँ पे जो मोबाइलिटी ऑफ आयन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही मैंने कहा आपको कि नेगेटिव आयन्स ड्रैग बिहाइंड दी पॉजिटिव आयन्स और पॉजिटिव आयन्स ड्रैग बिहाइंड दी नेगेटिव आयन्स। उसकी वजह से मोबाइलिटी डिक्रीज होती है और मोलर कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है। और ये जो इफेक्ट है इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो सिमेट्री जो ब्रेक होती है और एसिमेट्रिक स्फीयर जो बनता है। अब और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम एसिमेट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए एक सेल लिया हमने, यहाँ पे पूरे इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पूरे इसमें भरे हुए हैं। तो मान लो यहाँ पे एक आयन है पॉजिटिव आयन, इस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयन्स हैं, नेगेटिव आयन्स जिन्होंने एक सिमेट्रिक स्फीयर बनाया है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन ऐसे मूव हो जाएगा इधर राइट की तरफ और नेगेटिव आयन्स लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ और पॉजिटिव आयन राइट की तरफ। तो ये आयनिक स्फीयर ब्रेक होगा और एसिमेट्रिक स्फीयर बनेगा जो एक ही तरफ, जिसमें एक ही तरफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, चारों तरफ नहीं होंगे। अब इसके बाद में ये आयन जब थोड़ा आगे जाएगा, ये आयन तो ये स्फीयर तो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे जो दूसरे नेगेटिव आयन्स होंगे, बाकी नेगेटिव आयन्स, उनके साथ में ये नया स्फीयर भी बना सकता है ना। तो यहाँ पे दूसरा स्फीयर बनेगा। तो इसका मतलब पुराना स्फीयर ब्रेक हुआ, नया स्फीयर बन गया। पुराना स्फीयर फास्ट ब्रेक होता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा हो, और नया स्फीयर जो है वो तो बनेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, स्लो, क्योंकि पहले आयन इधर आएगा, उसके बाद में नए आयन इसके चारों तरफ
इसको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे इसको। तो नए आयन बनने में और पुराने आयन टूटने में इसमें एक टाइम गैप आता है, टाइम गैप, क्योंकि पुराना फास्ट ब्रेक होता है, नया स्लो बनता है। और ये जो टाइम गैप है ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड या ब्रेकिंग बिटवीन टाइम गैप बिटवीन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड आयनिक स्फीयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू आयनिक स्फीयर, इसके बीच में जो ये टाइम आता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टाइम गैप आता है, क्लियर। अब इस रिलैक्सेशन टाइम की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो फिर हम एसिमेट्रिक इफेक्ट को रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब दूसरा, अगर कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे, सपोज आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो आयन्स दूर दूर होंगे। अब अगर आयन्स दूर दूर होंगे तो स्फीयर्स भी कम बनेंगे, आयनिक स्फीयर्स। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कम होगा और रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कम होगा। इसी तरह से जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो वहां पे एसिमेट्रिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्ट्रप्शन ज्यादा आती है, सिमेट्रिक स्फीयर्स नहीं बनते, क्लियर। अब इसके बाद में और मूवमेंट ऑफ आयन्स भी बढ़ जाती है। इसके बाद में जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कैसे काम करता है? देखो, आयन और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। और हर एक आयन सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींचता है और सॉल्वेंट की एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, आयन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट लेयर या सॉल्वेशन, क्लियर। तो उसके बाद में सॉल्वेशन के बाद में जो आयन बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेटेड आयन। तो सॉल्वेटेड आयन कोई छोटा आयन नहीं रहता, बल्कि ये पूरा स्फीयर रहता है, ये बात समझ लेना। अब मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, ये भी सॉल्वेटेड है, ये भी सॉल्वेटेड है। ये जो है ना बाहर से जो बनाया मैंने स्फीयर, ये मान लो ये है सॉल्वेंट। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, पॉजिटिव आयन को जाना है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन को जाना है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब पॉजिटिव आयन जब इधर जाएगा तो ये अपने सॉल्वेंट को जो इसके साथ में चिपका हुआ उसको साथ लेके जाएगा, और नेगेटिव आयन जब जाएगा तो ये अपने साथ में इस सॉल्वेंट को भी लेके जाएगा, ठीक है। अब जब ये आयन्स मूव हो रहे होंगे तो पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन के सॉल्वेंट के थ्रू फ्लो होना है और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन के सॉल्वेंट के थ्रू फ्लो होना है। तो ये जो यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, ये एक दूसरे के लिए हिंड्रेंस पैदा कर देंगी, ठीक है, ये हिंड्रेंस पैदा कर देंगी। Because positive ion has to move towards cathode but through solvent associated with negative ion and vice versa, यानी वैसे नेगेटिव आयन के लिए भी। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ये सॉल्वेंट जा रहे हैं, मैं बोलूंगा इसको काउंटर करंट, ठीक है। दिस काउंटर करंट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ आयन्स। इसकी वजह से भी आयन्स की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को आराम से गुजरने नहीं देंगे, पास होने नहीं देंगे। अब ये जो स्लो डाउन ऑफ स्पीड है ड्यू टू सॉल्वेंट एसोसिएटेड विद एन आयन, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से भी मोबाइलिटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और अगर स्पीड कम हो गई तो उससे भी क्या होगा, उससे भी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या आप कंसंट्रेशन कम कर देंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है ये भी कम हो जाएगा विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर। तो ये हो गए दो इफेक्ट। अब तीसरा इफेक्ट देखते हैं। तीसरा इफेक्ट जो है वो कंसंट्रेशन का नहीं है, या वो मैं बताऊंगा कि वो आयन्स का नहीं है, बल्कि वो विस्कोसिटी का है, विस्कोसिटी का है, ये बात समझ लेना। अब विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी मीन्स फ्रिक्शनल ड्रैग बाय सॉल्वेंट, यानी रुकावट डालना मूवमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी लेंगे, पानी एक ट्यूब के थ्रू इजीली फ्लो होता है, लेकिन अगर उसी ट्यूब के थ्रू हम शहद फ्लो कराएंगे तो वो स्लोली फ्लो होता है, बिकॉज शहद जो रहता है वो विस्कस रहता है। अब विस्कस सब्सटेंस के थ्रू कोई चीज का पास होना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। या मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना किसी मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी
इंक्रीज होगी उतना उसके थ्रू आयोनिक मोबाइलिटी कम होती है। और दूसरी बात, जितना साइज ऑफ आयन ज्यादा होगा, साइज ऑफ आयन ज्यादा, उससे भी मोबाइलिटी कम हो जाएगी। तो विस्कस मीडियम में साइज जितना छोटा होगा उतना बेहतर है, और जितना बड़ा साइज होगा आयन का उतना मुश्किल है। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो इफेक्ट्स हैं, ये पूरे जो इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए, इन इफेक्ट्स के बेसिस पे डिब्बर-हुक्केल और ओनसागर ने एक इक्वेशन दे दी, और वो इक्वेशन दी गई थी इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन, यानी चार्ज कितना आयन पे, और चार्ज जो है, चार्ज से हम ये निकाल सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा किसी आयन का, और फिर आयोनिक कंसंट्रेशन उनने दूसरा फैक्टर लिया, और एक फैक्टर लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद में विस्कोसिटी का भी फैक्टर लिया और टेम्परेचर का भी फैक्टर लिया। ठीक है, और एक इक्वेशन दे दी, वो इक्वेशन दी गई थी इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ये डिफरेंट रहते हैं, लेकिन मोनोवैलेंट आयन्स के लिए ये सेम हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ मोनोवैलेंट आयन्स इज सेम। तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो मोनोवैलेंट आयन्स की रहती है वो सेम ही रहती है। इसीलिए हम इक्वेशन जो लेंगे वो लेंगे फॉर मोनोवैलेंट आयन्स, और इसको आप बाद में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म में भी ले सकते हैं यहाँ पे, और मोलर कंडक्टेंस की टर्म में भी ले सकते हैं। तो मोनोवैलेंट आयन्स के लिए जो डिब्बे-हुक्केल-ओनसागर इक्वेशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये है डिब्बे-हुक्केल-ओनसागर इक्वेशन। डिब्बे-हुक्केल-ओनसागर इक्वेशन ये दिखाता है हमें कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से कैसे डिफरेंट हो जाता है और क्यों डिफरेंट हो जाता है। तो ये कहता है कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस 82.4 ब्रैकेट में 82.4 डिवाइड बाय नीटा इंटू dt रेज पावर 1/2 प्लस 8.20 इंटू 10 रेज पावर 5 डिवाइड बाय dt रेज पावर 3/2 और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज, इनटू करेंगे अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये टर्म, ये जो पूरा है, ये जितना कम होगा उतना मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस के क्लोज हो जाएगा, यानी उतना मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इतना इन दोनों में डिफरेंस कम हो जाएगा। अब इसमें जो ये वाली टर्म है, पहली वाली टर्म इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म, ये हमें इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दिखाता है। और ये जो टर्म है, ये दूसरी वाली जो टर्म, इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट टर्म। इसमें जो ये नीटा है ये हमें दिखाता है विस्कोसिटी। तो यहाँ पे तीनों जो इफेक्ट्स हैं वो इन फैक्टर्स के थ्रू डिस्कस किए गए हैं। ये हमें सिर्फ इक्वेशन दिखानी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए। अब अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सिस्टम ले लूँ, कोई सोल्यूशन ले लूँ, तो हमें मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है सॉल्वेंट का, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट है डी, ये कांस्टेंट हो जाता है, और विस्कोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। अब अगर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट। ठीक है, फिर मैं इस इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन है जो यहाँ पे है, ये मैंने दोबारा लिख दी यहाँ पे। इस इक्वेशन को फिर मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन माइनस, इसके बदले लिखेंगे A प्लस, इसके बदले लिखेंगे B, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे अंडर रूट C लिखेंगे, इंटू अंडर रूट C। अब ये A और B क्या है? A और B तो कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए एट 25 डिग्री अगर हम लेंगे तो A बराबर रहता है 60.2 और B बराबर रहता है 0.229। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे dt यानी पोलरिटी और टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर में है दोनों की। अगर हम पोलरिटी बढ़ा देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये टर्म भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो वैल्यू एक इस टर्म का कम हो जाता है, इसका भी कम हो जाता है। अगर ये कम हो गए, ये टर्म्स कम हो गए,
तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन जितना हम कंसंट्रेशन कम करेंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ा देंगे, उतना मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के करीब हो जाएगा, यानी इसका मतलब बढ़ जाएगा। क्लियर? यही मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे, dt इज इन डिनोमिनेटर, सो एज d and t increase, difference between molar conductance at any concentration and molar conductance at infinite dilution decreases because of interionic interaction decreases। ठीक है? सो DHO जो है ये एक्सप्लेन करता है why molar conductance increase on dilution, ये हमें दिखाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कम होते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट कम होते हैं। ठीक है? और एक बात जो है, विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी सोल्यूशन की ज़्यादा रहती है, सॉल्वेंट की कम रहती है। ठीक है? तो ये बता रहा है ये। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जहाँ पे ऑलरेडी आयोनाइजेशन होती है, उनमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, ये इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने कम टाइम में बताने की कोशिश की, आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक किया करो और शेयर भी किया करो।